तो एक इस तरह का भी ग्रुप है, और हमें ये माइंड में पता होना चाहिए हम सबको कि अगर कोई इस तरह का पेशेंट आ जाता है जो कि कंसेंट ही नहीं दे रहा ब्लड लगाने का, तो फिर उसमें आपके पास क्या फैक्टर्स हैं, कैसे आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। Even though blood is universally required, the pattern of blood usage differ markedly across the globe. Whatever the degree of development or of the healthcare system, transfusion is only option for survival for many patients. Every country needs to meet its requirements for blood and blood products and ensure that blood supplies are free from HIV, hepatitis virus, and other life-threatening infections that can be transmitted during the unsafe blood. Blood transfusion is a unique technology that blends science with altruism. Though its collection, processing, and uses are technical, its availability depends entirely on the extraordinary generosity of blood donor who donates his most precious gift. Safe transfusion only requires application of science and technology to blood processing and testing, but also social mobilization to promote voluntary blood donation by sufficient number of people who are healthy and are at low risk of infections that can be transmitted to recipients of blood. तो हम हमेशा बार बार अपनी प्रेजेंटेशंस में इस बात का जिक्र करते हैं, और कोशिश हमारी होती है कि हम ये जितना मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं उतना करें, कि बार बार लोगों को जो हेल्दी हैं उनको ये बताया जाए और उनको एम्फेसाइज किया जाए कि आपके ब्लड डोनेशन से जो है वो एक सेफ ब्लड डोनेशन से जो है वो बहुत सारी जिंदगियां जो है वो बचाई जा सकती हैं। तो बेसिकली ये गिफ्ट है और ये सदका जारिया है जो हम बार बार कहते हैं, जो आप दे सकते हैं, और आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है। जितना आपका ब्लड जा रहा है उससे अच्छा ही दोबारा बन जाएगा आपका, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। जिस तरह हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें भी हम बार बार यही बात फैमिलीज को समझाते हैं कि डोनर जो है ना उसको कोई नुकसान नहीं होगा, अल्लाह ताला ने चाहा तो। बाकी तो रिस्क तो हर जगह पर है, लेकिन डोनर को जो है वो कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, अलबत्ता जो रेसिपिएंट है जिसका हमें पता है कि वो अगर नहीं उसको दिया गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसकी हम जान बचा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम बार बार इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ना वो एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट है। बेसिकली आप एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी किडनी ट्रांसप्लांट इंपॉर्टेंट है, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप वहाँ लाइव्स बचा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही जो है वो आप यहाँ पे भी एक जिंदगी बचा रहे हैं अगर आप ब्लड दे रहे हैं। नेक्स्ट करिएगा। ब्लड ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एग्लूटिनेशन। ये हम सबको पता है कि हम जब फॉरवर्ड ग्रुपिंग और रिवर्स ग्रुपिंग करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, आप लोगों को कुछ आइडिया है ग्रुपिंग का? जी जी। ब्लड ग्रुप डिटेक्शन, कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है, हमें नहीं पता कि उसका क्या ब्लड ग्रुप है, या अगर हमें पता भी हो तो भी आप सेफ साइड दोबारा करेंगे कंफर्मेशन। आइडियली ये होता है कि जो फर्स्ट टाइम आएगा आपके पास उसका आप 2 दफ़ा उसका 2 सैंपल्स लेंगे और दोनों दफ़ा में आप उसका ब्लड ग्रुप रन करेंगे, ताकि कहीं पे भी कोई गलती की वो ना रह जाए, गुंजाइश ना रह जाए। और जो आपके पुराने पेशेंट्स हैं जो आते रहते हैं उनमें फिर आप 1 दफ़ा करें। बेहतर ये है कि उसको 2 लोग वेरीफाई कर लें, जो आपके लेबॉर्ट्री स्टाफ है, एक बंदा भी वेरीफाई करे और उसके बाद दूसरा भी वेरीफाई करे। हो सकता है किसी एक से कोई चीज़ मिस हुई हो या उसने सही परफॉर्म ना किया हो सकता है वो रिएजेंट डालना भूल गया हो, ठीक है, तो वो नहीं आया हो सही रिजल्ट। तो जब दूसरा वेरीफाई करेगा, 2 लोग करेंगे, तो वो चीज़ की वैलिडिटी और वो चीज़ सही हो जाएगी। तो ये हम लोगों को पता है कि हम फॉरवर्ड ग्रुपिंग कर रहे हैं, जहाँ पे एग्लूटिनेशन आ रही है वो चीज़ जो है वो पॉजिटिव कहलाई जाएगी ना। तो अच्छा, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली कंपैटिबल ब्लड मस्ट बी यूज्ड व्हाइल ट्रांसफरिंग द ब्लड। द एंटीजन ऑफ द डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट आर कंसीडर्ड। कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल 2 टाइप के ब्लड होते हैं, ठीक है। हम यूजुअली वही ब्लड करते हैं ट्रांसफ्यूज, और करना भी वही चाहिए जो कि कंपैटिबल है। इनकम्पैटिबल ब्लड जो है वो कौन कौन सी कंडीशंस में आ रहा होता है, किसी को पता है? तो पेशेंट का डीसीटी पॉजिटिव हो, और उसका क्या मतलब होता है डीसीटी पॉजिटिव का? आरडीसी ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है पेशेंट की बॉडी में, बिल्कुल वजह से जो है वो डीसीटी पॉजिटिव है, तो क्रॉस मैच अमूमन इनकम्पैटिबल आता है, या इनकम्पैटिबल आता है या फिर लीस्ट कंपैटिबल आता है। बिल्कुल। तो इनकम्पैटिबल का मतलब ये है कि ये तो बिल्कुल कंपैटिबल नहीं है, अगर आपने ये किया तो इतनी सिवियर हेमोलिसिस होगी और इतना सिवियर हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा कि पेशेंट जो है वो अपनी लाइफ लूज कर सकता है। तो वो तो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाता है। चाहे पेशेंट का HB3 का भी है, आप अगर आपके पास कंपैटिबल ब्लड नहीं है तो आप उसको नहीं ट्रांसफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशंस हैं कि आपने सिर्फ कंपैटिबल या लीस्ट इनकम्पैटिबल ब्लड जो है वो भी आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह देकर। नेक्स्ट करिएगा। ये जो डीसीटी का था ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ, डीसीटी का प्रोसीजर देखें,
इसमें ये होता है कि हमारे पास अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। अब हमारे रेड सेल्स जो होते हैं वो सेंसिटाइज हो जाते हैं, ठीक है। उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है वो अपने ही रेड ब्लड सेल्स को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप ग्रुपिंग करेंगे ना, फॉरवर्ड ग्रुपिंग की या फिर रिवर्स ग्रुपिंग की, सब में जो है वो एग्लूटिनेशन आ रही होगी। अगर कोई पेशेंट है मुझे दिखाइएगा, पेन दीजिएगा, मार्कर। हम यहाँ पे ट्यूब्स बना लेते हैं, इसको मेरे साइड। डॉक्टर सर थोड़ा सा उसको जानने के लिए वो ये बता सकते हैं कि जैसे अगर हमारे जो ब्लड में आरबीसीज होते हैं वो बेसिकली किसी भी एंटीबॉडीज की वजह से आपके अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है बाहर से या बाहर से आ उसकी रही हो। वजह से आरबीसीज आपकी क्या होता है सेंसिटाइज हो जाते हैं, उनके ऊपर आईजीजी एंटीबॉडीज लग जाते हैं, उनके अगेंस्ट अब जब हम एजी देते हैं तो एंटीबॉडी के भी अगेंस्ट एंटीबॉडी तो वो जाके इसके साथ एग्लूटिनेशन करना शुरू करती है, तो आपके जो रिजल्ट होते हैं वो इनकम्पैटिबल आना शुरू हो जाते हैं और आपका डीसीटी जो है ना वो पॉजिटिव आ जाता है। और हमें ट्यूब्स में पैन एग्लूटिनेशन मिलेगी। एग्जैक्टली मैंने बोला ना कंपैटिबिलिटी भी नहीं आती, कंपैटिबिलिटी भी नहीं आ रही होती। ये बेसिकली हम जब फॉरवर्ड ग्रुपिंग करते हैं तो हम 3 ट्यूब्स हमारे पास होती है, ठीक है। एक ग्रुप में हम पेशेंट के हम सेल्स लेते हैं और हम लेते हैं एंटी सीरा, ऐसे ही ना डॉक्टर नाजिश? पेशेंट के सेल्स होते हैं और इसमें हम डालते हैं, हाँ। और क्या कहते हैं, एंटी सीरा जो होते हैं वो हम इसमें डाल रहे होते हैं। अब अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, इसमें आपने एंटी ए का एंटी सीरा डाला, तो क्या होगा, यहाँ पे वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे और एग्लूटिनेशन हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये ए ब्लड ग्रुप है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी होगा तो इसमें जब पेशेंट डोनर के सेल्स डले हुए थे और इसमें आपने एंटी बी का एंटी सीरा डाला था, तो वो उसके साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, तो क्या होगा कि हर सेल्स के साथ वो रिएक्ट करेगा और पैन एग्लूटिनेशन होगी। तो जब आपके पास यहाँ पे सारी ट्यूब्स में जो है वो एग्लूटिनेशन आ रही होगी, तो फिर आप इसका डीसीटी परफॉर्म करके देखेंगे कि आइदर जो है ये ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। दो कंडीशंस होती हैं अगर आपके पास तीनों ट्यूब्स में एग्लूटिनेशन आ रही हो। अगर तो तीनों में आ रही है तो या तो ये ए बी पॉजिटिव है या फिर जो है वो पैन एग्लूटिनेशन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से वो हम उसको रूल आउट कर लेंगे कि ये आइदर जो है वो डीसीटी की वजह से या फिर उसकी वजह से पॉजिटिव आ रहा है, या फिर जो है ये ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। आरएस कंट्रोल की ट्यूब आते हैं, आरएस कंट्रोल में भी अगर आपका रिएक्शन नहीं आता तो उसका मतलब ये ट्रूली आपके ए बी को जो कंफर्म कर रहा होता, जो वैलिडेट कर रहा होता, वो रिवर्स में रिएक्शन कंफर्म बी के लिए हम बेसिकली कंफर्मेशन हमारे पास नहीं हो रही होती है तो उसके लिए आरएस कंट्रोल लगाते हैं 6% एडम। अगर उसमें भी रिएक्शन नहीं आता तो उसका मतलब है कि हम 100% छोड़ेंगे हमारे जो ए बी पॉजिटिव है। लेकिन अगर उसमें रिएक्शन आ रहा होता है एग्लूटिनेशन, उसका मतलब कोई एलो या ऑटो एंटीबॉडी है जो कि आपको ये फॉल्सली पैन एग्लूटिनेशन का रिजल्ट है। कुछ क्लियर हुआ जी, या अगर है कंफ्यूजन तो बताएं, दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं चीज़ें ना। आप बस इस लेवल पे हाँ इतना ये समझ लें कि जो हमारे दो तरह की वो होती है ना, ऑटो इम्यून और एलो इम्यून। एलो इम्यूनाइजेशन होती है या फिर ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं। दो तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ वो होती हैं कि पेशेंट के अपने अंदर ही एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो कि आपके अपने रेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आईजीजी भी होती हैं, आईजीएम भी होती हैं। हाँ वही ना, कोल्ड भी होती हैं, वार्म भी होती हैं, आईजीजी भी होती हैं, आईजीएम भी होती हैं। और एक होती हैं एलो एंटीबॉडीज़। एलो एंटीबॉडीज़ का मतलब एलो मीन्स के जो बाहर से आ रही हैं। तो जब वो पेशेंट हमारे ख़ास तौर पे थैलीसीमियास के जिनको क्रॉनिकली ब्लड लग रहा होता है हर महीने 15 दिन बाद, अब उनको डिफरेंट डोनर्स के ब्लड लग रहे होते हैं। अब हो सकता है कि वो जो डोनर्स हैं उनके अंदर कोई ऐसे एंटीजेंस थे जिनकी एंटीबॉडीज़ पेशेंट के अंदर प्रेजेंट थी। तो जब वो एंटीजेंस पेशेंट के अंदर जाते हैं तो पेशेंट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। अब जब वो एंटीबॉडीज़ बनती रहती हैं तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो फिर बाहर वाले ब्लड को तो डिस्ट्रॉय करेंगी, लेकिन वो आपके अपने ब्लड को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। इस तरह की कंडीशन में जब ब्लड डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, वहाँ पे डीसीटी पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। फिर उस कंडीशन के अंदर
ब्लड ग्रुप जो होता है वो कंपैटिबल नहीं मिल रहा होता है आपको। फिर जब इस तरह की कंडीशन होती है तो फिर हम पूरी एंटीबॉडी स्क्रीनिंग लगाते हैं देखने के लिए कि कौन सी ऐसी एंटीजन है जिसके खिलाफ आपका पेशेंट एंटीबॉडीज बना रहा है। ठीक है, अब हम आगे जैसे ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे। दो तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ABO ब्लड ग्रुप होता है और एक RH का सिस्टम होता है। और उसके अलावा डिफरेंट होते हैं, जैसे कल सर ने आप लोग को कैल, डफी, किड, ल्यूथरान पढ़ाए थे, तो थोड़ा सा उसको भी आज डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली ये डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस हैं जो कि हो सकता है कि हमारे अंदर नहीं है प्रेजेंट, किसी और में प्रेजेंट है। अगर हम में वो एंटीजन नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर उसकी एंटीबॉडी होगी। या तो आपकी बॉडी में एंटीजन होगा या फिर उसके खिलाफ आपकी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है तो जाहिर है मेरे अंदर एंटीबॉडी किसकी होगी, B की होगी। A की एंटीबॉडी नहीं होगी ना। इसी तरह से अगर किसी का जो है वो JK है बेसिकली, या किसी का किड है किसी का, और पेशेंट के अंदर वो एंटीजन नहीं है किड का, तो उसके अंदर उसकी एंटीबॉडी होगी, एंटी किड होगी उसमें। अब अगर उसको किसी ऐसे डोनर का ब्लड लग गया है जिसमें किड का एंटीजन था, तो वो जो किड की एंटीबॉडी पेशेंट में थी वो उसको डिस्ट्रॉय करेगी। जब वो डिस्ट्रॉय करेगी वो एंटीबॉडी, तो वो हेमोलाइज हो जाएगा ब्लड। तो ये चीज़ें फिर हम जो वो इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्टिंग करते हैं और जो पूरी स्क्रीनिंग करते हैं, जो हम भेजते हैं एंटीबॉडी स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत कॉमन टेस्ट है जो कि आप लोगों को पता होगा, हम सेंड करते हैं। उसमें हम ये चीज़ें देखते हैं, जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं ना उसके खिलाफ देखते हैं कि हमारे पेशेंट में कौन सी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। जब वो डिटेक्ट हो जाता है तो फिर उस एंटीबॉडी उस एंटीजन नेगेटिव का ब्लड जो है वो फिर पेशेंट को लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करिएगा। ठीक है, अब ABO में हमारे पास बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन A and B, blood is divided in 4 forms: AB and O. Group A, the surface of red cells contain A antigen and the plasma has anti-B antibody that would attack any foreign B antigen containing red cells. A जो ब्लड ग्रुप जिसका है उसमें एंटीजन तो है A का, लेकिन उसमें एंटीबॉडीज B की है। अगर उसको B का ब्लड ग्रुप लगेगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा क्योंकि उसमें एंटी-B की एंटीबॉडीज है। इसी तरह से ग्रुप B है, ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी का है बट एंटीबॉडी ए की होगी, तो उसको ए का ब्लड नहीं लगा सकते आप। ग्रुप ए बी जो होगा उसमें दोनों है ए और बी एंटीजन्स, लेकिन उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं कि ये ए से भी ब्लड ले सकता है, ये बी से भी ब्लड ले सकता है। और ओ जो है, ओ के अंदर तो वैसे ही नहीं होता है, तो हाँ एंटीजन नहीं होता उसके अंदर, एंटीबॉडीज उसमें दोनों होती हैं। ग्रुप ओ के अंदर प्लाज्मा में दोनों टाइप की एंटी और एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी, बट द सरफेस ऑफ रेड सेल्स डज नॉट कंटेन एनी ए एंड बी एंटीजन। Having none of these A and B antigen means that they can be donated to a person with any ABO blood type. अच्छा, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड करिएगा जरा। अच्छा देखें, ये जो है ना, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजेंस का। सबसे पहले आता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज के बाद आता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और फिर दोबारा से गैलेक्टोज आता है। गैलेक्टोज के साथ अटैच होता है फ्यूकोज। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर दोबारा से गैलेक्टोज अटैच हो रहा है तो ये बन जाएगा बी एंटीजन। ठीक है, अगर इस गैलेक्टोज के ऊपर एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन अटैच हो रहा है तो वो बन जाता है ए एंटीजन। ठीक है, ये ए का स्ट्रक्चर हो गया और ये बी का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है ना वो सारा सेम होता है, ए में, बी में और ओ में। जो चीज़ डिफरेंट होती है ना वो यहाँ पे आके होती है कि ऊपर क्या चीज़ अटैच हो रही है। यहाँ तक जो हमारे पास गैलेक्टोज है ना, यहाँ पे छोटे छोटे से एच एंटीजन्स लगे हुए होते हैं। एच एंटीजन के ऊपर ये जो आपका वो होता है ना बेसिकली कंपाउंड, ये लगता है, और इससे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, या इससे हमारा जो रेड ब्लड है ना वो डिफ्रेंशिएट होता है कि वो ए बनेगा या वो बी बनेगा या वो ओ बनेगा। अब जैसे ये ओ है, ठीक है, इसके ऊपर आप समझ लें कि यहाँ पे एच एंटीजेंस लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर मजीद आगे और कोई भी चीज़ नहीं लगी, ना गैलेक्टोज लगा ना फिर एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन लगा, तो ये क्या बन गया, ओ बन गया। अगर इसके ऊपर हाँ ये रहा ना फ्यूकोज, फ्यूकोज के ऊपर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बता रहा होता है कि डी पॉजिटिव है या डी, फ्यूकोज तक रुक जाता है तो मतलब ना इसमें इलेक्ट्रॉन लगता है ना ही एन एसिटाइल लगता है, क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन नहीं होती, ओ में ना ए होता है ना बी होता है, तो जो सिर्फ एच एंटीजन होगा, फ्यूकोज तक उसका स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ एच एंटीजन होगा। ठीक है,
अगर गैलेक्टोज लग जाएगा तो वो बी एंटीजन बन जाएगा, अगर एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन लग जाएगा तो वो ए एंटीजन बन जाएगा। अच्छा, ये तो हो गए तीन। अब जो बॉम्बे होता है ना, बॉम्बे में फ्यूकोज नहीं होता, तो जब फ्यूकोज नहीं होगा तो एच एंटीजन भी नहीं होगा। तो फिर उसमें जब एच एंटीजन नहीं होगा तो क्या होगा, बॉम्बे में एच की एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है, एच की भी एंटीबॉडीज होंगी, और क्योंकि ए और बी भी नहीं है तो एंटी ए की भी एंटीबॉडीज होंगी और एंटी बी की भी एंटीबॉडीज होंगी। ये हो गया बॉम्बे का। ओ में एच एंटीजन है तो एच की एंटीबॉडीज नहीं होंगी, लेकिन इसमें हमारे पास ए की भी एंटीबॉडीज होंगी और बी की भी एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है। अच्छा, ये कोई बताएगा आप लोगों से कि हमारे पास एंटीबॉडीज बनती कैसे हैं? पता अगर हमारा एंटीजन ए है तो बी एंटीबॉडीज कहाँ से आती है हमारे पास? मतलब ऊपर से, मतलब अल्लाह मैंने तो नहीं बना दी। प्लाज्मा सेल से कैसे आएंगी? प्लाज्मा सेल में तो होती है एंटीबॉडीज, लेकिन ये कहाँ से आती है? प्रोड्यूस कैसे होती है? प्रोड्यूस कैसे होती है? किसी और का आइडिया? ये जो बी एंटीबॉडी है, ए एंटीबॉडी है, ए बी एंटी, ये कहाँ से आती है? अच्छा देखिए, होता ये है कि जो हमारी एंटीबॉडीज होती है वो नेचुरल अकरिंग एंटीबॉडीज होती है, वो हमारे इन्वायरमेंट में होती है, ठीक है। जब हमारा एंटीजन बाहर इन्वायरमेंट से एक्सपोज होता है तो क्या होता है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बननी शुरू होती है। जैसे ये हमारा एंटीजन, वो सिर्फ ब्लड में नहीं होता, वो साइवा में भी होता है, सीरम में भी, हर आपके सिक्रीशंस में होता है ये एंटीजन। तो जब वो एनवायरनमेंट से एक्सपोज होता है वो, तो आपके अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू होती है। जैसे हमारा ग्रुप है ए एंटीजन, तो एनवायरनमेंट से एक्सपोज होगा तो क्या होगा कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी इसके खिलाफ, बी के खिलाफ, क्योंकि बी में आपके पास बी ग्रुप नहीं है ना, तो हम इसको हमेशा कहते हैं नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज। ए एंटीबॉडी हुआ, बी एंटीबॉडीज, ए बी एंटीबॉडी, ये हमेशा हमारी नेचुरल अकरिंग एंटीबॉडीज जो कि हम एनवायरनमेंट और से इसको टाइम ले लगता है बनने में, सकते हैं। इसलिए जो एग्जैक्टली, अब न्यू कब बॉर्न्स होते हैं, तक जो न्यू बॉर्न्स, हाँ, एग्जैक्टली, उनके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है। 6 मंथ का टाइम होता है। अगर आप जब भी देखें ब्लड ग्रुप राइट से न्यूनेट का, तो आपको उसका रिवर्स कभी परफॉर्म नहीं होगा, हाँ, क्योंकि वो आप रिवर्स एंटीबॉडीज परफॉर्म ही डेवलप नहीं कर करते सकते हैं, उसका, क्योंकि वो एंटीबॉडी न्यूनेट्स का। डेवलप नहीं करते, तो 6 महीने के बाद उनके अंदर एंटीबॉडीज आने चाहिए। अगर कुछ एंटीबॉडीज आती है तो वो मैटरनल होती है, जो मदर में से बच्चों में आती है, तो 6 महीने के अंदर 4 to 6 मंथ तक बिल्कुल। चुकी रिवर्स। अच्छा, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस आ जाती हैं इसमें ना, न्यूनेट्स और जो 6 मंथ्स तक है उनमें भी एंटीबॉडीज नहीं होती, और जो ओल्ड हमारे होते हैं उनमें भी यही वाले इश्यूज होते हैं कि उनमें भी एंटीबॉडीज एक टाइम आता है कि वो हाँ, बनना बंद हो जाती है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जैसे किसी को कीमो मिली है, कोई कैंसर के पेशेंट्स हैं, लिम्फोमा के पेशेंट्स हैं, उनमें जब इम्यूनिटी ही नहीं है, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स ही नहीं बनेंगे, तो फिर एंटीबॉडीज कहाँ से बनेंगी? अब अगर कोई लिम्फोमा का पेशेंट है, कोई माइलोमा के पेशेंट है, उनमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं वो नॉर्मल तो नहीं बन रहे होते, तो एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन रहे होते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो बी सेल पॉपुलेशन है वो नहीं बन रही होती है उनमें ना, एबनॉर्मल होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि फिर उनके अंदर उनकी एंटीबॉडीज भी जो है वो नहीं बन रही होती है। तो ये जो हमारे पास 2-3 ग्रुप्स हैं ऐसे, इनमें जो रिवर्स ग्रुपिंग है ना, उसमें आपको फिर मसला आता है, उसमें डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। ये तो खैर थोड़ा आगे का, काफ़ी आगे का लेवल है, लेकिन एक जनरल उसके लिए बता रहे हैं कि एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि न्यूनेट्स में और ओल्ड एज में, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, पोस्ट कीमो पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, उनमें आपकी एंटीबॉडीज नहीं बन रही होती, तो आप रिवर्स ग्रुपिंग जो है वो उसमें आपकी मसले आते हैं, डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। नेक्स्ट करिएगा। ठीक है, एक तो हमने ए बी ओ ब्लड ग्रुप पढ़ लिया, उसके बाद आता है हमारे पास आर एच ब्लड ग्रुप। आर एच ब्लड ग्रुप इज वन ऑफ द 35 करंट ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स. It is most important blood group system after ABO. RH blood group consists of 50 defined blood group antigens. Among them, there are 6 common types of RH antigens. हमें तो सिर्फ डी का पता है, सबको ही पता है डी का, कि डी होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, डी नहीं होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। डी के अलावा जो कॉमन है वो हमारे पास कैपिटल सी, कैपिटल ई और स्मॉल सी और स्मॉल ई। स्मॉल डी यूजुअली हम लिखते नहीं है, बस डी कैपिटल होता है, वरना वो नहीं होता है। लेकिन जो स्मॉल सी और स्मॉल ई है, इनकी भी अपनी अलग सिग्निफिकेंस है, कैपिटल सी और कैपिटल ई की भी अपनी सिग्निफिकेंस है। अब जिसमें कैपिटल सी होगा, जाहिर है उसमें उसकी एंटीबॉडीज नहीं होंगी। ये बिल्कुल उसी तरह से एंटीजेंस हैं जिस तरह से हमारा ए और बी है। तो अगर हमने अक्सर देखा होगा कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, उनके ब्लड ग्रुप पे फिनोटाइप लिखा होता है सी नेगेटिव, के नेगेटिव, ई नेगेटिव ब्लड दें आप। क्यों? क्योंकि पेशेंट के अंदर जो है वो उसकी एंटीबॉडीज होती हैं, तो आपको वो एंटीजन नेगेटिव ब्लड देना होता है। तो आरएच सिस्टम में
ये हमारे पास बेसिकली 6 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें डी, सी और ई आ जाता है। कैपिटल की अलग सिग्निफिकेंस है, स्मॉल की अलग सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट करिएगा। Type D antigen is widely prevalent in population and considerably more antigenic than any other Rh antigens. ये सब ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। Anyone who has this type of antigen is said to be Rh positive, whereas a person who does not have D antigen is said to be Rh negative, ठीक है। नेक्स्ट, ये अब हमारे पास आ जाते हैं अदर ब्लड ग्रुप्स। ये ज़रा रेयर होते हैं, जिसमें हमारे पास बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, डफी है, ल्यूद्रान है, पी ग्रुप है, केल है, किड है और सल्टर एक्सजी ग्रुप है। नेक्स्ट करिएगा। अच्छा, ये बेसिकली इनकी ना प्रेवलेंस लिखी हुई है। आरएच सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया, एंटी सी है, एंटी ई है और स्मॉल सी, स्मॉल ई है। इनकी प्रेवलेंस लिखी हुई है कि कौन कितने कितने परसेंट प्रेजेंट होगा। कैल के अंदर एंटी के एंटीबॉडीज आ जाती हैं। एमएनएस एक सिस्टम है, बाकी ल्यूई है, डफी है जिसमें एफ आई ए और एफ आई बी आ जाते हैं, किड है जिसमें एंटी जे के आ जाता है। नेक्स्ट करें। Transfusion administration and monitoring. The aim of transfusion therapy is to permit normal growth in activity level and to prevent the skeletal changes associated with marrow hyperplasia. Adequate transfusion therapy will also reduce splenomegaly and hypersplenism. ये हम सबको पता है कि हाइपर ट्रांसफ्यूजन करना जो है वो कितना ज़रूरी है पेशेंट्स के अंदर। हाइपर नहीं भी करें तो एटलीस्ट इतना रखें उसको, एचबी को आप 8 to 9 तक में इतना मेंटेन रखें कि बॉडी के जो अपनी बोन्स है ना उनको या स्प्लीन और लिवर को जो है वो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस ना करनी पड़े, क्योंकि जितनी ज़्यादा बॉडी एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस करेगी उतना ज़्यादा फेस की जो बोन्स हैं उनका उनमें चेंजेस आएंगे, बॉसिंग हो जाती है, नेजल ब्रिज जो है वो बैठ जाता है, ये जो मैक्सिला होता है वो इनलार्ज हो जाते हैं, मैंडिबुलर इलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, स्प्लीन ज़ाहिर है बढ़ना शुरू हो जाती है, हाइपरस्प्लीनिज्म पे, हाइपरस्प्लीनिज्म के अपने मसले मसाइल। तो ट्रांसफ्यूजन जो है वो बेसिकली करना और सही तरीके से करना और कितना वॉल्यूम देना है कब देना है, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट करिए। अच्छा, सिलेक्शन कैसे करनी है आपने रेड सेल्स की। द प्रोडक्ट ऑफ चॉइस इज पैक रेड सेल्स which is depleted of leukocytes and matched with patient red cell antigen phenotype. एटलीस्ट इतना तो हो, क्योंकि देखिए अगर आप हर पेशेंट का पूरा एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करेंगे ना तो वो एक तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है। अगर आपका शुरू में ही जो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें हमारे पास ये डी, सी, ई और कहलाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कराते हैं। तो सब इससे जो है ना सिलेक्शन एटलीस्ट लाजमी होनी चाहिए कि इतना तो आपको इनिशियल स्क्रीनिंग पे पता हो कि पेशेंट जो है वो उसमें इनके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है। अगर उसके बाद भी किसी के जो है वो एग्लूटिनेशन आ रही है या हमें लग रहा है कि नहीं इसका डीसीटी पॉजिटिव है तो कहीं कोई ना कोई एलिमिनाइजेशन हुई है, तो फिर आप आगे फर्दर स्क्रीनिंग पे जाएंगे। होल ब्लड और ब्लड विदाउट ल्यूकोडिप्लीशन इज अनसुटेबल फॉर रेगुलर ट्रांसफ्यूजन्स सिंस नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आर कॉमन। whenever possible large units less than 2 weeks of age are recommended. अच्छा, ल्यूकोडिप्लीशन जो है वो किस लिए ज़रूरी होती है और ल्यूकोडिप्लीशन जो है वो किस किस चीज़ से प्रिवेंट कर रही होती है। नॉर्मल जो हमारा पैक सेल है ना उसकी हमें पता है कि हर बैग की क्यूसी होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, जैसे प्लेटलेट्स का क्वालिटी कंट्रोल है, एफएफपीस का क्वालिटी कंट्रोल है, होल ब्लड का अलग होता है। इसी तरह से पैक सेल का भी होता है कि उसका कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कहीं आपको विजिबली उसमें कोई क्लॉट्स तो नहीं नज़र आ रहे, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, उसमें एचबी कितना होना चाहिए और उसमें हेमेटोक्रिट कितना होना चाहिए, उसमें एंटीकोगुलेंट की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट होती है ना, इसी तरह से उसमें होता है कि उसमें प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स कितने हैं। डॉक्टर नाजिश थोड़ा सा रिमाइंड करेगा कितने ल्यूकोसाइट्स होते हैं। लेस देन 5 एक्सपोनेंट 10 to power 9 होती है। तो इतना और ल्यूकोडिप्लीशन हमारे लिए जरूरी इस वजह से होता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो एफएनएचटीआर डेवलप कर लेते हैं, तो ब्राइन नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो कुछ है उन पेशेंट्स के लिए बेसिकली आप जो स्पेशली ल्यूकोडिप्लीटेड ब्लड प्रेफर करते हैं कि पहले भी इसको जो है फीवर हो चुका था, पहले भी इसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो ऐसे पेशेंट में या आपके जो
ट्रांसप्लांट वाले ज़्यादा पेशेंट ट्रांसप्लांट वाले तो खैर उसमें तो हम रेडिएटेड यूज करते हैं, हाँ, लेकिन जो एक नॉर्मल पैक सेल है ना उसकी क्यूसी में ये चीज़ है कि इससे कम ही ल्यूकोसाइट्स हों, इससे ज़्यादा होंगे तो क्या होता है कि WBCs जितने ज़्यादा होंगे ना उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का चांस होगा। और वो फिब्राइल नॉन हेमोलिटिक वाले, हेमोलिटिक रिएक्शन तो उस वक्त होगा ना अगर आपका ब्लड ग्रुप डिफरेंट है। ये जो होते हैं ना नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कराते हैं, फीवर तो आ रहा होगा लेकिन ब्लड जो है वो हेमोलिसिस हेमोलाइज नहीं होगा इसके अंदर, तो ल्यूकोसाइट्स का कम होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद भी अगर कोई पेशेंट जो है वो उसको हो रहा है रिएक्शन, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? प्री मेडिकेट और वॉश कर सकते हैं। वॉश जो है ना ज़्यादातर हम एलर्जिक रिएक्शंस भी जब हो रहे हैं उसमें भी करते हैं। अगर FNHTRs हो रहे हैं ना तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ल्यूकोसाइट फिल्टर लगा देते हैं ताकि अगर कोई ल्यूकोसाइट्स फिर भी रह गए हैं उसमें तो फिर वो उस फिल्टर से जो है वो फिल्टर हो जाए और पेशेंट को जो ब्लड लग रहा है ना उसमें बिल्कुल भी ल्यूकोसाइट्स ना हो। और होल ब्लड जो होता है वो वैसे ही रिकमेंडेड नहीं है लगाना, क्योंकि होल ब्लड में प्लेटलेट भी है, प्लाज्मा भी है, तो वो ओवरलोड में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, टाको में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पेशेंट को तो सिर्फ HP लो की वजह से ही उसको ट्रांसफ्यूजन हो रही है ना, अगर उसका वाइट सेल ठीक है, प्लेटलेट ठीक है, तो कहीं कोई इंडिकेशन नहीं बन रही है कि आप उसको होल ब्लड लगाएंगे। होल ब्लड यूजुअली हम सिर्फ जब मैसिव ट्रांसफ्यूजन हो, जब ब्लीड हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस हैं, तो आप उसमें होल ब्लड यूज़ कर रहे होते हैं। Patient should be assessed for hemolytic reactions if any adverse event is noted during a transfusion. कैसे हमें पता चलेगा कि कोई हेमोलिटिक रिएक्शन होने वाला है या हो रहा है? पेशेंट क्या साइंस देगा? किस तरह के सिम्टम्स आएंगे? ठीक है। इचिंग, ठीक है। इसके अलावा उसके वाइटल्स जो है वो तो डिरेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, हाइपोटेंसिव होगा। अच्छा, ये तो खैर इंशाल्लाह एक दिन करके ना कोशिश करते हैं, कल परसों में एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस का भी वो ले लें लेक्चर, क्योंकि हर किसी के अंदर जो है ना डिफरेंट है करेक्टरिस्टिक्स ना। हाइपोटेंसिव किस में हो रहा है, हाइपरटेंसिव किस में हो रहा है, कहाँ पे टेकिकार्डिया हो रहा है, कहाँ पे टेकिपनिया ज़्यादा हो रहा है, ये वाली सारी चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है पिक करना, कि ट्रॉली को आप टैको से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको ख़त्म करके देखते हैं, अगर टाइम है तो एक थोड़ा सा मैं ना उसका ओवरव्यू दे देती हूँ सारी रिएक्शंस का, ताकि जब आप बेड साइड पे खड़े हो तो आपको ये पता हो कि अगर पेशेंट सिर्फ हाइव्स के साथ है या उसको सिर्फ इचिंग हो रही है तो आपने क्या क्या टेस्ट भेजने हैं या आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए। और अगर पेशेंट बैक एक की कंप्लेन कर रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर हुआ है उसको, तो उस वक्त आप हेमोलिटिक रिएक्शन सोचेंगे तो फिर उसमें आपने अर्जेंटली क्या करना है। तो ये कर लेते हैं, इसको देखते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पेशेंट शुड बी असेस फॉर हेमोलिटिक रिएक्शन हमने कर लिया था। 1 यूनिट ऑफ PRBC रेज हेमाटोक्रेट बाय 2 to 3%। हेमाटोक्रेट तकरीबन 2 to 3% रेज होता है और हीमोग्लोबिन में आइडियली 1 ग्राम तक रेज आता है 1 पैक सेल ट्रांसफ्यूजन से। नेक्स्ट करिएगा। Patients who develop allergic reactions should be given washed packed cells, packed red blood cells. Development of allo antibodies. Development of allo antibodies can complicate transfusion therapy and may require the use of frozen packed red cell units of rare blood groups. अब जैसे हमारे पास बॉम्बे ग्रुप है, ये बहुत रेयर होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो हर वक्त इन्वेंट्री में हो, और होता भी नहीं है हर वक्त इन्वेंट्री में। तो जो इस तरह के रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना उनको फ्रीज कर लिया जाता है। -86 पे हम कितने ईयर्स तक फ्रीज कर सकते हैं डॉक्टर नाजिश? डिपेंड करता है कि आप अगर -70 या 75 पे करते हैं तो आप 7 ईयर्स, या अगर आप -40 में तो 1 ईयर्स तक आप उसको प्लीज। तो हमने फ्रोजन भी जो है वो पैक सेल्स इस तरह के जो बहुत रेयर ब्लड ग्रुप हैं उनको रखना होता है लाजमी, ताकि अगर कोई पेशेंट आ जाता है इमरजेंसी में, कोई बॉम्बे ब्लड ग्रुप की पेशेंट है, प्रेग्नेंट है और अब वो आ गई है सडन लेबर बर्ड के साथ और उसको ज़रूरत है, आपके पास नहीं है इन्वेंट्री में या आपको नहीं पता किसी डोनर का, तो आप उसको तो कोई और ब्लड नहीं लगा सकते, तो फिर आप उस वक्त क्या करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी इन्वेंट्री में ये जो रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं ना इनको ये फ्रोजन उसमें हो आपके पास। दिस प्रोसेस इज यूज टू प्रिवेंट GVHD। अच्छा, सम पेशेंट्स आर ट्रांसफ्यूज इरेडिएटेड रेड सेल्स। इरेडिएटेड रेड सेल्स हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? किसी को पता है क्या क्या इंडिकेशंस है इरेडिएटेड ब्लड की? मेरे पास 2 ही होते हैं, हॉटस्किन लिम्फोमा वाले पेशेंट्स और बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स।
इसमें काफ़ी सारी 4-5 हमारे पास इंडिकेशंस हैं इसमें। सबसे पहले तो वो जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं उनमें आपने इरेडिएटेड ब्लड देना होता है, क्योंकि अगर आप इरेडिएटेड नहीं देते तो ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड GVHD हो सकती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मेन हम प्रिवेंट कर रहे होते हैं वो TA-GVHD को ही कर रहे होते हैं, इरेडिएटेड रेड ब्लड सेल से। अच्छा, जो वो पेशेंट जिनको फ्लूडाराबिन मिली है या जिनको क्लेड्रिबिन मिली है, ये कीमोथेरेपीज़ हैं, ये वो एजेंट्स हैं अगर किसी को मिले हैं तो आपने उसको लाइफ लॉन्ग इरेडिएटेड ब्लड प्रोडक्ट देने हैं। और ATG पे आ जाती है इसमें, एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन। ATG, फ्लूडाराबिन, क्लेड्रिबिन, ये अगर किसी को मिली है तो उसमें भी आप लाइफ लॉन्ग जो है वो लाइफ लॉन्ग इसमें आप पेशेंट को जो है इरेडिएटेड ब्लड प्रोडक्ट देंगे। अच्छा, वो पेशेंट अगर आपने किसी की इंट्रायूटराइन ट्रांसफ्यूजन करनी है, इंट्रायूटराइन बेबी है और वो फ़र्ज़ करें वो उसको हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न है, ठीक है, हमें पहले से पता है कि उसकी मदर जो है वो D पॉजिटिव है, बेबी जो है वो D नेगेटिव है, और तो खैर कंडीशंस होती है जिससे हम अल्ट्रासाउंड करके और ये करके पता लगा लेते हैं कि बेबी एनीमिक हो रहा है। तो अगर बहुत ज़रूरत है बेबी को सेव करना है, इंट्रायूटराइन ट्रांसफ्यूजन करनी है, उसमें भी हम इरेडिएटेड ब्लड यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जो ट्रांसप्लांट के मैंने बता दिया है जिनको जो कीमो मिली है वो, और अगर कोई फैमिली डोनर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई फैमिली डोनर है, अगर कोई फैमिली का वो दे रहा है अपना ब्लड दे रहा है तो उसमें भी आप रेडिएटेड ब्लड यूज़ करेंगे। अच्छा, इरेडिएटेड ब्लड जो होता है हमारा नॉर्मल जैसे पैक सेल है इसी तरह का होगा, लेकिन उसको हम रेडिएशन पे भेजते हैं। 25 गायराई तक की रेडिएशन होती है, जो कि 25 से 30-40 के बीच में होनी चाहिए, नॉट मोर देन 50। ये रेडिएशन की वो स्पेसिफिसिटीज़ होती हैं, और उस ब्लड को बेसिकली रेडिएट किया जाता है, और फिर वो इरेडिएटेड ब्लड जो होता है उसकी एक्सपायरी आप देखते हैं कि उसकी रेड ब्लड सेल की जो एक्सपायरी होती है तकरीबन उतने डेज की ही उसकी भी एक्सपायरी होती है, कुछ उससे 2-4 दिन आगे पीछे होती है। इसकी सिग्निफिकेंस होती है कि जो हमारे पास ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड GVHD हो रही होती है ना, इसको प्रिवेंट करेगी ये, टी लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो आप क्या कहते हैं इरिटेटेड ब्लड देते हैं तो ये इनकी रेडिएशंस होती हैं 25 गायराइज तक, ये क्या कहते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो पेशेंट में कुछ मसले ना रहे। डोनर के टी लिम्फोसाइट्स जब होस्ट में जाएंगे, क्योंकि होस्ट इतना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है कि उसको कीमोज मिली हुई हैं, वो लिम्फोमा के पेशेंट्स हैं या वो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, तो अगर कोई डोनर के टी लिम्फोसाइट चले जाएंगे तो वो डोनर वर्सेस होस्ट जो है वो रिएक्शन होगा, और वो उसकी वजह से ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज़ होगी, जिसकी वजह से ग्राफ फेलियर के चांसेस हैं और पेशेंट की लाइफ लॉस के चांसेस हैं। तो जो ये वाली जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है ना, इनमें फिर आपको ब्लड को डिप्लीट करना होता है टी लिम्फोसाइट से, इसलिए हम इस तरह की जितनी भी कंडीशंस हैं उन पर हम इरेडिएटेड ब्लड प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा दिस प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट GVHD इट इज़ लार्जली अननेसेसरी अनलेस द पेशेंट इज अंडरगोइंग अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट और हैज़ अंडरलाइंग immunodeficiency. CMV infection is transmitted via transfusion. Leukocyte depletion of red cell unit prevent its transmission. ल्यूकोसाइट डिप्लीशन से हमने एक तो पढ़ा था कि FNHTR का कम हो रहा है, फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का रिस्क कम होता है, उसके अलावा ये जो साइटोमेगलोवायरस है इसका भी रिस्क कम होता है, तो ये इससे भी हम प्रिवेंट करते हैं। CMV negative units are usually unnecessary once the unit is leukodepleted. तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि एक दफ़ा आपने ल्यूकोडिप्लीशन कर लिया तो अब आप बेशक अगर CMV की स्क्रीनिंग नहीं भी कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने उसको एडिक्वेटली ल्यूकोसाइट डिप्लीट कर दिया होता है। उसके बाद भी अगर आपको शक है तो जैसे मैंने कहा ल्यूकोसाइट फिल्टर्स यूज़ कर लें, ताकि बिल्कुल भी ल्यूकोसाइट जो है वो रेड ब्लड सेल्स के साथ ना आ जाए और पेशेंट जो है वो रिस्क पे ना हो। नेक्स्ट, target hemoglobin and frequency of transfusion. Goal of transfusion is to shut off erythropoiesis as much as possible. Transfusions should generally be given at an interval of 3 to 4 weeks. Amount of blood received on transfusion day is determined by a pre-transfusion hemoglobin level. ये जैसे अभी हमने डिस्कस किया था पहले कि आपने टारगेट जो है वो इतना मेंटेन करना है पेशेंट का कि उसकी एक्स्ट्रा मेडुलरी जो हीमोपोइसिस हो रही है ना, आप उसको सप्रेस कर सकें, तो वो तकरीबन 9 to 10 के दरमियान में आपको रखना होता है HB। अब अगर किसी का 15 डेज़ में इतना मेंटेन हो रहा है, 15-20 डेज़ में, तो आप उसको 15-20 डेज़ में करेंगे। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो 1 मंथ
या 1.5 मंथ्स भी निकाल लेते हैं। इनिशियली जो बच्चे होते हैं जैसे छोटे हैं, 8 महीने का है, 9 महीने का है, अगर वो किसी भी मेडिसिन पे नहीं है, हीमोग्लोबिन एफ ऑगमेंटिंग थेरेपी पे नहीं है, तो उसमें आप हो सकता है कि इनिशियली वो 1 मंथ में उनका गुजर जाए और उनका इतना रहे आपको 1 मंथ बाद ट्रांसफ्यूजन करनी पड़े। जो क्रॉनिकली ट्रांसफ्यूज हो चुके होते हैं या एज जैसे ज़्यादा है, एडल्ट हैं, उनमें अगर वो नहीं मेंटेन करे तो वीकली भी लगाना पड़ता है। तो आपको इतना मेंटेन करना है 9 to 10 के दरमियान में। Attempts to maintain pre-transfusion hemoglobin at above 10 increase the transfusion requirement and rate of iron loading. अब जितना ज़्यादा आप ट्रांसफ्यूजन करेंगे उतनी आयरन लोडिंग भी ज़्यादा होगी। Blood should be transfused at 5 ml per kg per hour and post transfusion hemoglobin should not exceed 14. बहुत ज़्यादा ओवर ट्रांसफ्यूज भी नहीं करना। आपने 11-12 पे कर दिया, एच बी इतना ज़्यादा हो गया, हाइपर विस्कोसिटी हो गई, उसकी वजह से पेशेंट जो है उसका बीपी हाई हो सकता है। जब इतना एकदम से हेमाटोक्रिट ज़्यादा होगा, एच बी ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से फिट्स के चांसेस हो सकते हैं, कोई ऑक्लूजन के चांसेस हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी नज़र में रखना है कि ये ना हो कि आप ओवरली ट्रांसफ्यूज कर दें और अंडर ट्रांसफ्यूज भी ना रहें। तो आइडियल जो टारगेट है वो आपका 9 to 10 का होना चाहिए। In patients with severe anemia with hemoglobin of less than 5 और cardiac compromise, rate of transfusion should be reduced. अच्छा, ये अगर तो सिवियर एनीमिया है और आपके पास एज जो है वो ऐसी है, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत ही एडल्ट हैं, और कार्डिक कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर है, तो ये 4-5 ऐसी कंडीशन है जिसमें हम रेट जो है ट्रांसफ्यूजन का वो बहुत स्लो रखेंगे ताकि ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड कार्डिक ओवरलोड ना हो पेशेंट को। ऐसा ना हो कि आपने 4 घंटे की जगह 2 घंटे में ब्लड दे दिया, ऑलरेडी वो कार्डिक कॉम्प्रोमाइज था, कार्डिक उसका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 40% 35% था। तो आपने कहा कि नहीं उसका तो 3 का एच बी है, हम उसको जल्दी से एक लगा देते हैं ताकि उसके बाद हम दोबारा दूसरा लगा दें। तो वो क्या होगा कि वो उसका कार्डिक ओवरलोड में चला जाएगा पेशेंट। अगर छोटा बच्चा है बहुत, आपको लग रहा है कि आपने तो उसको सिर्फ जो है वो 50-60 ml ही ब्लड लगाना है, तो इसको तो हम 1 घंटे में भी दे सकते हैं। आपने उसको अगर 1 घंटे में दे दिया, उसकी बॉडी उसको उस तरह से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी, वो भी कार्डिक ओवरलोड में चला जाएगा। तो अगर हम छोटे बच्चों को ब्लड लगा रहे हैं, ये जैसे हमने उस दिन पहले दिन डिस्कस किया था कि हम बच्चों में 10 to 15, बच्चों में भी और बड़ों में भी आइडियली रखते हैं कि 15 ml पर केजी के हिसाब से जो है वो ब्लड लगाएं। 20 तक पे ज़रा ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी कोशिश होती है थ्रेशोल्ड हमारा 10 to 15 ml पर केजी ही हो, ताकि वो ओवरलोड में भी ना जाए और ऐसा भी ना हो कि वो उसका एच बी, अगर अपने बिल्कुल ही कम एच बी वो कर दिया, ब्लड लगा दिया, तो उसका एच बी भी ना मेंटेन हो, वो फिर 1 हफ्ते बाद आ जाए कि इतना कम ब्लड लगा था कि अब दोबारा लगाने की ज़रूरत है। तो 10 to 15 एक अप्रोप्रिएट वो है, विंडो है जिसमें आप ब्लड लगा सकते हैं। अब अगर छोटे बच्चे हैं और आपने उसको सिर्फ 100 ml लगाना है, तो वो 100 ml भी उतने ही टाइम में जाएगा, 2 to 2.5 आवर्स में, 3 आवर्स में, जितने में बड़ों को आपने 250 ml देना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है कि आप जब ब्लड लगा रहे हैं तो उसका रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन जो है वो क्या है। डायूरेटिक्स कहाँ पे ज़रूरत है यूज़ करने की, अगर ओल्ड एज है या कोई पहले से कार्डिक कॉम्प्रोमाइज़ है, या इवन अगर एडल्ट पेशेंट्स भी हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप एंड में जब पूरा पैक्सेल की ट्रांसफ्यूजन हो गई है ख़त्म, तो उस वक्त आप 1 mg पर केजी के हिसाब से डायूरेटिक्स दे दें। और अगर ज़्यादा एज ज़्यादा है, जैसे 70 ईयर्स में, 60 ईयर्स में आप कर रहे हैं, तो फिर उसमें आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। मिड में दे दिया जब आधा ब्लड हो गया ख़त्म, और बाकी उसके बाद आधा जो है वो आपने जब पोस्ट ट्रांसफ्यूजन दे दिया। डाययूरेटिक ओरली दे सकते हैं या आईवी ही देना चाहिए? आईवी ज़्यादा प्रेफर्ड है कि वो ओरल पहले मेटाबोलाइज होने में और अपना इफेक्ट लाने में टाइम लगाएगा, तो आईवी जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है और वो सूटेबल हो जाता है कि पेशेंट का जैसे ही ब्लड खत्म हो उसी वक्त आपने आईवी लगा दिया, उसका जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। नेक्स्ट करें। अच्छा, अब ये केस स्टडी है। A 9-month-old baby boy Sufyan was presented with low HB of 3. HB electrophoresis was done and he was diagnosed with beta thalassemia major. He was transfused with paired red cells, but next day again his HB level was 3.5. So workup was done which include LFTs, Coombs and red cell antibody screening. Total billion indirect billy was high and Coombs test was positive. ये Coombs test हम वही DCT की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप पेशेंट है, उसको ब्लड लगा है 3 के एच पे, लेकिन जब आपने उसका पोस्ट ट्रांसफ्यूजन एच चेक किया है तो वो सिर्फ 3.5 है।
अब आप देखेंगे कि क्या किस वजह से जो है वो उसका HB बिल्डअप नहीं हुआ है, क्या कोई हिमोलिसिस हुई है। हिमोलिसिस के लिए हमने वर्कअप किया जिसमें LFTs भी डिरेंज्ड आए, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आया है और कूम्स पॉजिटिव है। इसके अलावा रेड सेल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग कराई है, रेड सेल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग भी पॉजिटिव है। अब रेड सेल एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में हम स्क्रीनिंग सेल्स लगाते हैं, 3 स्क्रीनिंग सेल्स की ट्यूब्स होती हैं, पहले आप वो लगा के देखते हैं। अगर वो आपकी पॉजिटिव आ रही हैं तो फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन में पूरी 11 स्क्रीनिंग सेल्स होती हैं, वो पूरी 11 का पैनल आप यूज़ करते हैं और फिर आप उसमें देखते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत सारी एंटीबॉडीज़ पढ़ी थी, इसमें RH की भी 6 टाइप्स थी और वो कैल, डफी, किट, तो ये सबको मिला के तकरीबन 11 एंटीबॉडीज़ हैं जिनको हम स्क्रीन कर रहे होते हैं। तो इसमें खैर ये बता रहे हैं कि जब आपने रेड सेल एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन की है तो उसमें anti-JKA पॉजिटिव एंटीबॉडीज आई हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि जो पेशेंट को ब्लड लगा था वो उसमें JKA के एंटीजन था और पेशेंट में JKA की एंटीबॉडीज थी, तो जो ब्लड लगा वो उसको फ़ायदा नहीं हुआ, वो हिमोलाइज्ड हो गया एंटीबॉडीज़ की वजह से। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी उसको ब्लड लगेगा तो वो JKA नेगेटिव लगेगा। इसी तरह से हमारी RH की जितनी कैटेगरीज हैं, कैपिटल C है, कैपिटल E है, स्मॉल c स्मॉल e है, और ये कैल, डफी, किट, ल्यूद्रान, ल्यूइस जितने भी हैं, ये सब जो होते हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आप जब एंटीबॉडी स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो आप देख लें, स्क्रीन कर लें अपने पेशेंट को जब आपको एविडेंस मिल रहा है हिमोलिसिस का। अब ये जो होती है ना, इसमें सारी की सारी जो होती है ना वो इतनी एंटीजेनिक नहीं होती है। कुछ होते हैं उसमें हिमोलिसिस का रेट जो है वो और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जो कैल एंटीबॉडीज़ है ना वो ज़्यादा हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कराती हैं और वो सिवियर हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कराती हैं। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है उसमें एंटी कैल एंटीबॉडीज़ है और उसको के पॉजिटिव का ब्लड लग गया तो वो सिवियर हिमोलिसिस कराएगा। कुछ होती हैं वो बिल्कुल माइल्ड कराती हैं, तो वो अननोटिस्ड रहती है, पता भी नहीं चलता, थोड़ा बहुत हिलजुल होती होगी बॉडी में और नहीं पता चलता है। लेकिन ये जो इतनी सारी हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं इनमें से कुछ जो है वो हाईली एंटीजेनिक है और कुछ जो होती हैं वो लो एंटीजेनिक होती हैं। लो एंटीजेनिक अक्सर अनरिकग्नाइज रह जाती हैं, बॉडी में होती हैं लेकिन वो आपको तंग नहीं कर रही होती हैं, वो हिमोलाइज नहीं कर रही होती हैं। और कुछ जो होती हैं वो बहुत हिमोलाइज करती हैं, जिसमें से कैल जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर नाजिश इसके अलावा कोई और जो आपको याद है? यही होती है कि कोल्ड और जो है ना वार्म एंटीबॉडीज होती हैं। जो कुछ कोल्ड एंटीबॉडीज होती हैं जैसे MNS है, ये कोल्ड एंटीबॉडी ये आपकी बॉडी पे हार्म करती हैं कोल्ड टेम्परेचर्स पर। जो आपका एंटीबॉडीज हार्म करती हैं 37 डिग्री पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है उस पे हार्म 37 करती डिग्री हैं। सेंटीग्रेड। तो वो एंटीबॉडी जैसे RH की जितनी भी है, कैल है, लेक्सी है, तो ये सारी आपकी बॉडी में हार्म करती है 37 डिग्री क्योंकि पे 37 डिग्री पे होती ये है। सारी आपको हिमोलाइज करते हैं, जैसे डफी है, किड है। लेकिन अगर आप एमिनोस्टेरॉन की बात करें, लुड्रान, तो ये सारी ना आपकी कोल्ड टेम्परेचर होती है, तो ये आपकी बॉडी में जाके कोई हिमोलिसिस नहीं करती। अच्छा, एक और इनको एक्सटेंडेड वेस्टर्न फिनोटाइप में कौन सा है? अभी फिनोटाइप फिनोटाइप तो इसको जैसे आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को फर्स्ट टाइम ट्रांसफ्यूजन हो गई है ना, जैसे न्यू केस आपके पास आया डायग्नोसिस के थैलेसीमिया का और उसको एक भी ब्लड नहीं लगा, तो आप उसका जो मेजर ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हो ना, जैसे A B O तो देख रहे हो कि क्या है, उसके साथ आप अगर उसका एक्सटेंडेड रेड सेल फिनोटाइप कर लोगे ना, तो उसमें आप ये वाले एंटीजन पहले ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसका C, E और D क्या है। तो उसमें ये होगा, आइडियली ये होता है कि अगर आपके बहुत अच्छे आपके फैसिलिटीज है ना, तो यू शुड ट्रांसफ्यूज फिनोटाइप पैक सेट तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, तो उसमें फिर ये इम्यून हिमोलिसिस वाला जो है ना, ये रिस्क कम हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट आपको मिलता है नेव जिसको कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं हुई, तो वो फॉर फिनोटाइप, तो उसके फिनोटाइप करके रखें तो उसको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। अच्छा, जिनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है जिन फिजिशियंस के अंदर, तो हम लोग उनके भी ना फिनोटाइप करा रहे थे, तो फिनोटाइप डोनर के कराते हैं कि जो एंटी ह्यूमन बॉडी डेवलप हुई है पेशेंट की, उसके नेगेटिव एंटीजन की वजह से अगर किसी पेशेंट में एंटी कैल एंटीबॉडीज है तो हम डोनर वो ही चूज करेंगे जो कैल एंटीजन नेगेटिव है, ताकि वो फिर वो इसमें पहले आपको जो एंटीबॉडी यूटिलाइज करनी है ना, वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी पेशेंट के अंदर बिल्कुल, फिर ही आप डोनर नेगेटिव का डोनर ढूंढोगे, वो फिर द सेम सिनेरियो है। और कोई चीज़ प्रेजेंटेशन तो इतनी थी,
कोई चीज़ जो कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ और डिस्कस करनी है तो बताएं, डिस्कस करते हैं।